is not remembered, it is visualized. वेलकम टू लर्न इजी प्रेप बाय जय। सोचता है कोई कैसे एक आम इंसान एक हम्बल बैकग्राउंड से आकर इन्फ्लुएंस और पब्लिक सर्विस का मास्टर बन सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी के इस 5वें हिस्से में हम उनकी उन्हीं टाइमलेस स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करेंगे जिन्होंने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। सिर्फ ये एक लाइन दोस्तों फ्रैंकलिन के इंसानों को समझने की पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। देखा जाए तो आइडिया बड़ा ही अजीब है कि जिसने आपकी मदद की है वो दोबारा मदद करने के लिए ज्यादा तैयार होगा उस इंसान के मुकाबले जिसकी मदद आपने की हो। चलिए देखते हैं ये रियल लाइफ में आखिर काम कैसे करता है। तो आइए शुरू करते हैं इन्फ्लुएंस की कला से। फ्रैंकलिन सिर्फ वो इंसान नहीं थे जिनके पास ग्रेट आइडियाज थे, वो इस चीज के मास्टर थे कि लोगों को उन आइडियाज के पीछे कैसे लाना है। इतने माहिर कि वो अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते थे। अब फ्रैंकलिन के करियर में एक ऐसी प्रॉब्लम आई जहां उनकी समझदारी का टेस्ट होने वाला था। एक नए काफी पावरफुल पॉलिटिकल मेंबर ने असेंबली क्लर्क के पोस्ट के लिए उनके री-इलेक्शन को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की। फ्रैंकलिन जानते थे कि आमने सामने की टक्कर में उनका हार जाना तय था। ओके, तो फ्रैंकलिन ने इसे हैंडल कैसे किया? एक ब्रिलियंट इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी से। उन्हें कहीं से पता चला कि उनके ओपोनेंट के पास एक बहुत ही रेयर और अनोखी बुक है, तो उन्होंने एक नोट लिखकर बस वो बुक कुछ दिन के लिए मांग ली। जब बुक वापस की तो साथ में एक दिल से लिखा हुआ थैंक यू नोट भी भेजा। बस अगली बार जब वो मिले तो उस ओपोनेंट ने खुद आकर उनसे बात की और आगे चलकर वो जिंदगी भर के लिए दोस्त बन गए। ये इंसिडेंट परफेक्टली साबित करता है कि कभी-कभी फेवर मांगना फेवर देने से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब देखते हैं इन्फ्लुएंस का एक और जबरदस्त एग्जाम्पल। एक पावरफुल प्रीचर रेवरेंड जॉर्ज व्हाइटफील्ड। उनके सर्मन्स में उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि वो अपने शब्दों से हजारों लोगों को बस में कर सकते थे। व्हाइटफील्ड जॉर्जिया में एक ऑर्फन हाउस यानी अनाथ आश्रम बनाना चाहते थे। फ्रैंकलिन को आइडिया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनका प्रैक्टिकल दिमाग कह रहा था कि जॉर्जिया में इसको बनाना आसान नहीं होगा। उनका मानना था कि फिलाडेल्फिया में ज्यादा रिसोर्सेज हैं, इसलिए आश्रम वहां बनाना चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए डोनेट करने से साफ मना कर दिया। लेकिन फिर हुआ कुछ मजेदार। फ्रैंकलिन व्हाइटफील्ड का एक सर्मन सुनने गए। वो वहां ये सोचकर गए थे कि मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, पर जैसे जैसे सर्मन आगे बढ़ा उनका दिल पिघलने लगा और उन्होंने सोचा चलो कुछ कॉपर कॉइन्स दे देता हूं। जब व्हाइटफील्ड की स्पीच और भी पावरफुल हुई तो फ्रैंकलिन को शर्म आने लगी और उन्होंने सिल्वर कॉइन्स देने का मन बना लिया। और जब तक सर्मन खत्म हुआ वो इतने मूव हो चुके थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी पूरी जेब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड सब कुछ कलेक्शन प्लेट में खाली कर दी। फ्रैंकलिन ने अपना इन्फ्लुएंस सिर्फ पर्सनल फायदे के लिए नहीं बल्कि अपनी सिटी फिलाडेल्फिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए इस्तेमाल किया। वो आइडियाज को इंस्टीट्यूशंस में यानी सोच को सच्चाई में बदलने के माहिर थे। तो देखिए, उस समय शहर की नाइट वॉच का हाल बहुत बुरा था। गार्ड्स आलसी और भरोसेमंद नहीं थे और टैक्स सिस्टम सबके लिए अजीब सा था। फ्रैंकलिन ने एक सिंपल सा इफेक्टिव सोल्यूशन पेश किया। प्रोफेशनल गार्ड रखो जिनकी सैलरी प्रॉपर्टी वैल्यू पर बेस्ड टैक्स से आए। फेयर एंड सिंपल। उन्होंने अपने सोशल क्लब जुंटो के जरिए इस आइडिया को लोगों तक पहुंचाया और आखिरकार ये कानून बन गया, जिससे शहर सबके लिए काफी सुरक्षित हो गया। उस जमाने में आग लगना एक बहुत बड़ा और कॉमन खतरा होता था। फ्रैंकलिन ने इस पर भी एक्शन लिया। उन्होंने पहले फायर प्रिवेंशन पर एक पेपर लिखा और फिर 30 मेंबर्स के साथ अमेरिका की पहली फायर कंपनी द यूनियन फायर कंपनी बनाई। हर मेंबर के पास आग बुझाने के लिए जरूरी सामान होता था। ये मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि पूरे शहर ने इसे कॉपी कर लिया। अब आते हैं पॉलिटिक्स की दुनिया में। फ्रैंकलिन एक ऐसे प्रोविंस में रहते थे जिसे पैसिफिस्ट क्वेकर्स चलाते थे, जो जंग के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन उस समय जंग का खतरा सर पर मंडरा रहा था, जिससे एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन पैदा हो गई थी। जैसे ही फ्रांस और स्पेन से जंग का खतरा बढ़ा, क्वेकर गवर्नमेंट कुछ भी फैसला नहीं ले पा रही थी। ऐसे में फ्रैंकलिन ने मामला अपने हाथों में लिया। उन्होंने प्लेन ट्रूथ नाम का एक पैम्पलेट लिखा, जो लोगों से एक सीधी अपील थी कि वो अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथों में लें। और लोगों का रिस्पॉन्स जबरदस्त। उनके पैम्फलेट का असर तुरंत हुआ। सोचिए, 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने उनकी वॉलंटरी डिफेंस एसोसिएशन ज्वाइन की, अपने हथियार खरीदे और मिलिट्री कंपनीज बनाना शुरू कर दिया। फ्रैंकलिन ने अकेले ही पूरे शहर को अपनी रक्षा के लिए तैयार कर दिया था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। शहर को अपनी सुरक्षा के लिए बारूद यानी गन पाउडर चाहिए था, पर एक ऐसी गवर्नमेंट जो शांति में विश्वास रखती हो, वो जंग के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज को फंड कैसे कर सकती थी? यहां फ्रैंकलिन की चतुराई काम आई।
असेंबली ने फंड्स व्हीट और अदर ग्रेन यानी गेहूं या किसी और अनाज के नाम पर अप्रूव किए। गवर्नर्स का दोहरा मतलब समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, मैं पैसे ले लूंगा क्योंकि मैं उनका मतलब अच्छी तरह समझता हूं। दूसरा अनाज गन पाउडर ही है। और इस तरह शहर को अपना बारूद मिल गया। पब्लिक सर्विस को लेकर फ्रैंकलिन का एक बहुत ही सिंपल सा नियम था। मैं कभी कोई ऑफिस मांगूंगा नहीं, ऑफर होने पर मना नहीं करूंगा और कभी रिजाइन नहीं करूंगा। ये उनका घमंड नहीं था, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस और इस प्रिंसिपल का प्रतीक था कि वो पॉलिटिकल प्रेशर के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन फ्रैंकलिन का टैलेंट सिर्फ पॉलिटिक्स और सोशल रिफॉर्म तक ही सीमित नहीं था। वो एक ब्रिलियंट इन्वेंटर भी थे और उनके इन्वेंशंस हमेशा लोगों की भलाई के लिए होते थे, ना कि पर्सनल मुनाफा कमाने के लिए। 1742 में उन्होंने पेंसिल्वेनिया फायरप्लेस इन्वेंट किया, जिसे आज हम फ्रैंकलिन स्टोव के नाम से जानते हैं। ये एक गेम चेंजर था, एक ऐसा एफिशिएंट स्टोव जो फ्यूल बचाता था और कमरों को ज्यादा अच्छे से गर्म रखता था। गवर्नर इससे इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने फ्रैंकलिन को इसका एक्सक्लूसिव पेटेंट ऑफर किया। लेकिन फ्रैंकलिन ने वो पेटेंट लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जब हम दूसरों के इन्वेंशन से इतना फायदा उठाते हैं तो हमें भी अपने इन्वेंशन से दूसरों की सेवा करने का मौका खुले दिल से और उदारता से उठाना चाहिए। फ्रैंकलिन के लिए लोगों का भला हमेशा पर्सनल प्रॉफिट से ऊपर था। तो फ्रैंकलिन की लाइफ के इस हिस्से से हम क्या सीख सकते हैं? उनकी कहानी हमें कुछ ऐसे टाइमलेस लेसन्स देती है जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने तब थे। सबसे पहला, लोगों को जीतने के लिए उनसे फेवर मांगें, ना कि उन्हें फेवर दें। दूसरा, अपने आइडियाज़ को फैलाने के लिए अपने नेटवर्क्स का इस्तेमाल करें, जैसे फ्रैंकलिन ने अपने जुंटो क्लब्स का किया। अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को पहचानें और उनके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दें। जब सिस्टम काम ना करे तो लोगों से सीधे अपील करें। मुश्किल सिचुएशंस को संभालने के लिए अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी का इस्तेमाल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा पब्लिक बेनिफिट को पर्सनल गेन से ऊपर रखें। यह द बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइमलेस लेसन्स। एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमें सिखाया कि थोड़ी सी क्लेवरनेस और बहुत सारे अच्छे इरादों से एक इंसान सच में दुनिया को बदल सकता है। लर्न इजी प्रेप बाय जय के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम उनके अनोखे टैलेंट यानी उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के जीनियस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये जो कोट आप देख रहे हैं ना, ये फ्रैंकलिन की पूरी सोच को समझने की चाबी है। उनका मानना था कि असली खुशी और तरक्की वो किस्मत के बड़े झटकों से नहीं आती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ठीक करने से मिलती है। और यही सोच, यही बिलीफ उनके हर बड़े प्रोजेक्ट के पीछे की ड्राइविंग फोर्स थी। तो सवाल यह है कि उन्होंने इस फिलॉसफी को एक्शन में कैसे बदला। चलिए देखते हैं उनका कमाल का टैलेंट कि कैसे वो लोगों को पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए इकट्ठा कर लेते थे। शुरुआत करते हैं फिलाडेल्फिया में एक नए हॉस्पिटल के उनके प्लान से। हॉस्पिटल बिल के साथ फ्रैंकलिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी। असेंबली के जो रूरल मेंबर्स थे, मतलब गांव देहात से आने वाले लोग, उन्हें लगता था कि ये प्रोजेक्ट तो सिर्फ शहर के अमीर लोगों को फायदा पहुंचाएगा, इसलिए वो इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहते थे। इस ऑपोजिशन से निपटने के लिए उन्होंने एक ब्रिलियंट 2 स्टेप स्ट्रैटेजी बनाई। पहले उन्होंने प्रेस में अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके हॉस्पिटल के लिए पब्लिक डिमांड क्रिएट की, और दूसरा, उन्होंने बिल में एक ऐसा क्लॉज डाला, इतना क्लेवर क्लॉज, जो उनके विरोधियों के सेल्फ इंटरेस्ट को ही अपील कर गया। और ये क्लॉज, ये तो अकल का कमाल था। ह्यूमन साइकोलॉजी की एक मास्टर क्लास आप कह सकते हैं। विरोधियों ने इसका सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि पब्लिक अपना आधा हिस्सा कभी जमा ही नहीं कर पाएगी। इससे वो मुफ्त में दयालु भी दिख जाते, लेकिन इससे आम जनता के लिए एक परफेक्ट इंसेंटिव बन गया। लोग अब डोनेट करने के लिए सुपर मोटिवेटेड थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके हर कंट्रीब्यूशन को गवर्नमेंट डबल कर देगी। सोचिए, फ्रैंकलिन ने अपने विरोधियों के डाउट को ही अपने प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा एसेट बना दिया। ऐसी साइकोलॉजिकल समझ वो हर जगह इस्तेमाल करते थे। एक बार जब वो एक रेवरेंड को नए मीटिंग हाउस के लिए फंड रेजिंग पर सलाह दे रहे थे, तो उनकी एडवाइस सिंपल थी, सबसे पैसे मांगो, उनसे भी जिनके बारे में आपको पक्का यकीन है कि वो मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि जैसा फ्रैंकलिन ने कहा, हो सकता है आप गलत हों। चलिए अब देखते हैं कि फ्रैंकलिन ने इन्हीं स्किल्स को एक ज्यादा जरूरी और हाई स्टेक्स प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई किया। फ्रांस के साथ वॉर के दौरान एक मिलिट्री क्राइसिस। जनरल ब्रैडक के अंदर ब्रिटिश आर्मी पूरी तरह से रुक गई थी। उन्हें फोर्ट ड्यूक्सेने पर अटैक करने के लिए अपने सामान और तोपखाने को ले जाने के लिए 150 बैलगाड़ियों की सख्त जरूरत थी। लेकिन पूरे मैरीलैंड और वर्जीनिया में खोजने के बाद भी आर्मी को सिर्फ 25 बैलगाड़ियां मिल पाईं। सोच के देखिए, पूरा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही ठप पड़ गया था। और तभी फ्रैंकलिन ने एंट्री ली।
उन्होंने पेंसिल्वेनिया में एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया जो परसुएजन का एक बेहतरीन नमूना था। इसमें उन्होंने कैरेट और स्टिक दोनों का इस्तेमाल किया। कैरेट यानी अच्छा ऑफर, फेयर पे, नुकसान की गारंटी, यहाँ तक कि एडवांस में पैसा, और स्टिक यानी एक हल्की सी चेतावनी कि अगर किसानों ने अपनी मर्जी से बैलगाड़ियां नहीं दी तो हो सकता है आर्मी आकर जबरदस्ती ले जाए। और ये काम कर गया। सिर्फ 2 हफ्तों में उन्होंने सारी बैलगाड़ियां जमा कर लीं। लेकिन फ्रैंकलिन की मदद सिर्फ लॉजिस्टिक्स तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने स्ट्रेटेजिक सलाह देने की भी कोशिश की। उन्होंने जनरल ब्रैडक को नेटिव अमेरिकन फाइटर्स से होने वाले एम्बुश यानी घात लगाकर हमले के खतरे के बारे में चेताया। और ब्रैडक का जवाब? वो अहंकारी थे और उन्होंने इस सलाह को बिल्कुल खारिज कर दिया। उनका कहना था कि उनकी डिसिप्लिन्ड फौज को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। नतीजा वही हुआ जिसका फ्रैंकलिन को डर था, एक भयानक हार। ब्रिटिश फौज सीधे एम्बुश में जा फंसी और ये नंबर्स खुद ही सारी कहानी बता रहे हैं। फौज सिर्फ हारी नहीं, वो टूट गई, घबराहट में भाग गई और पीछे तबाही का मंजर छोड़ गई। लेकिन फ्रैंकलिन सिर्फ फौरी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं करते थे, उनके पास भविष्य के लिए एक बड़ा विजन भी था। और अगली कहानी ये दिखाती है कि उनके सबसे ब्रिलियंट आइडियाज भी हमेशा कामयाब नहीं होते थे, जो एक तरह से उनकी कोशिशों को और भी ज्यादा खास बनाता है। 1754 में रेवोल्यूशन की बात शुरू होने से सालों पहले उन्होंने एल्बनी प्लान प्रपोज किया। ये एक बहुत दूर की सोच थी, एक ऐसी आइडिया जो वक्त से आगे थी कि सभी कॉलोनीज को उनकी कॉमन सुरक्षा के लिए एक सिंगल गवर्नमेंट के अंडर यूनाइट कर दिया जाए। लेकिन इस प्लान के साथ जो हुआ वो बड़ा मजेदार है। इस प्लान ने किसी को खुश नहीं किया। कॉलोनियल असेंबलीज ने इसे इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे राजा को बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे लोगों को बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगी। तो इन सभी कहानियों को देखने के बाद हॉस्पिटल से लेकर सेनाओं और देशों तक हम फ्रैंकलिन के काम करने के अनोखे तरीके के बारे में क्या कह सकते हैं? उनका मेथड आखिर था क्या? यह असल में कुछ खास बातों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन था। उनके पास ह्यूमन साइकोलॉजी की गहरी समझ थी कि लोगों को क्या चीज़ मोटिवेट करती है, उन्हें किस बात से डर लगता है। उन्होंने हमेशा कठोर विचारधारा के ऊपर प्रैक्टिकल रिजल्ट्स को चुना। वो परसुएजन के मास्टर थे और थोड़ी चतुराई या कनिंग जैसा वो कहते थे इस्तेमाल करने से डरते नहीं थे, लेकिन हमेशा लोगों की भलाई के लिए। और आखिर में सारी बात घूम फिर कर उसी कोर बिलीफ पर आ जाती है जिससे हमने शुरुआत की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जीनियस बड़ी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट थियरीज के बारे में नहीं था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां उनके सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल फोकस से पैदा हुईं, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे प्रैक्टिकल सुधार लाने पर। नमस्कार और वेलकम बैक। हम आ गए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की इनक्रेडिबल ऑटोबायोग्राफी के आखिरी चैप्टर पर। ये वो हिस्सा है जहां फ्रैंकलिन एक अजीम साइंटिस्ट और इन्वेंटर से एक मास्टर स्टेट्समैन बन जाते हैं और यहां वो अपनी लाइफ की सबसे मुश्किल लड़ाइयों के बारे में बताते हैं। तो ये सोचने वाली बात है ना? एक आम सा आइडिया, एक ग्रेट आइडिया कैसे बनता है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका पहले मजाक उड़ाया जाता है, वही कॉन्सेप्ट बाद में सेलिब्रेट कैसे किया जाता है? फ्रैंकलिन का ये आखिरी सफर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो साइंस और पॉलिटिक्स दोनों फ्रंट्स पर लड़ी गई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अ स्पार्क ऑफ जीनियस। यहां हम सीधे फ्रैंकलिन की पहली बड़ी लड़ाई में चलते हैं, अपनी साइंटिफिक थ्योरीज को सही साबित करने की लड़ाई। जब फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी पर अपने रेवोल्यूशनरी पेपर्स लिखे तो उन्हें लंदन की मशहूर रॉयल सोसाइटी को भेजा गया। और उनका रिएक्शन क्या था? फ्रैंकलिन के ही शब्दों में, लाफ्ड एट बाय द कॉनेसर्स, मतलब वहां के एक्सपर्ट्स ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने फ्रैंकलिन के काम को सीधे सीधे डिसमिस कर दिया। शायद उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी जबरदस्त रिसर्च कॉलोनियल अमेरिका से आ सकती है। लेकिन जो टर्न अराउंड हुआ वो कमाल का था। जरा इस आइडिया का सफर देखिए। इंग्लैंड में जिसका मजाक उड़ाया गया उसे फ्रांस में ट्रांसलेट करके सेलिब्रेट किया गया। जल्द ही उनका काम पूरे यूरोप में फेमस हो गया, इटली से लेकर जर्मनी तक। और इस इंटरनेशनल फेम ने आखिरकार इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने न सिर्फ फ्रैंकलिन को मेंबर बनाया बल्कि उन्हें कॉपली गोल्ड मेडल जैसा बड़ा अवार्ड भी दिया। इसे कहते हैं कमबैक। तो फ्रैंकलिन ने अपने क्रिटिक्स को क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। उनका मानना था कि बहस करने से बेहतर है कि नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, उन्होंने अपने पेपर्स को अपने हाल पर छोड़ दिया क्योंकि उनके लिए बहस में टाइम वेस्ट करने से अच्छा था नए एक्सपेरिमेंट्स करना। उन्होंने अपने काम को ही बोलने दिया। उनका कॉन्फिडेंस अपने एक्सपेरिमेंट्स की सच्चाई में था, किसी डिबेट को जीतने में नहीं।
लेकिन जैसे ही फ्रैंकलिन अपनी साइंटिफिक लड़ाई जीत रहे थे, उनके घर पेंसिल्वेनिया में एक पॉलिटिकल जंग शुरू हो रही थी। और यहां से उनके अगले बड़े रोल की शुरुआत होती है, द पीपल्स एजेंट। तो आखिर पेंसिल्वेनिया में प्रॉब्लम क्या थी? ये एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट था। एक तरफ थे प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, यानी कॉलोनी के पावरफुल मालिक जो मिलिट्री डिफेंस के लिए अपनी बड़ी बड़ी जमीनों पर टैक्स देने से मना कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी पब्लिक गुड की सोच, यानी लोगों की असेंबली, जिसका कहना था कि सबकी जमीन पर टैक्स लगना चाहिए, प्रोप्राइटर्स की जमीन पर भी, ताकि सबकी सुरक्षा हो सके। जैब प्रोप्राइटरी गवर्नर कैप्टन डेनी ने जरूरी 60,000 पाउंड के डिफेंस फंडिंग बिल को पास करने से इनकार कर दिया तो असेंबली का सब्र टूट गया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना केस सीधे राजा के पास ले जाएंगे, और उन्होंने लंदन में उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैंकलिन को अपना एजेंट चुना। तो फ्रैंकलिन लंदन के लिए निकल पड़े। आसान था? नहीं, इतना आसान नहीं था। उनका सफर शुरू होते ही एक ऐसे आदमी ने रोक दिया जो उनके पेशेंस का सबसे बड़ा टेस्ट बनने वाला था। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, एन इनडिसाइसिव जनरल। 3 महीने, आप इमेजिन कर सकते हैं, फ्रैंकलिन न्यूयॉर्क में अर्ली अप्रैल से लेट जून तक फंसे रहे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश फोर्सेस के कमांडर लॉर्ड लाउडन अपनी चिट्ठियां ही तैयार नहीं कर पा रहे थे। सोचिए, एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव काम और उसने फ्रैंकलिन के पूरे मिशन को डिले कर दिया। लॉर्ड लाउडन की इस इनएफिशिएंसी को समझाने के लिए इससे बेहतर लाइन हो ही नहीं सकती। एक मैसेंजर ने उनके बारे में कहा था कि वो साइन बोर्ड्स पर बने सेंट जॉर्ज की तरह हैं, हमेशा घोड़े पर सवार लेकिन आगे कभी नहीं बढ़ते। मतलब वो दिखते हमेशा बिजी थे लेकिन काम कभी आगे नहीं बढ़ता था। ब्यूरोक्रेसी में काम कैसे अटकता है, इसका ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इस फैसला न ले पाने की आदत के बहुत बुरे नतीजे निकले। उन्होंने 4 जहाज़ों को महीनों तक रोके रखा, जिससे पैसेंजर्स का सारा सामान खराब हो गया। वो अपनी पूरी आर्मी को हैलिफैक्स ले गए नकली किलों पर नकली हमले करने के लिए, और हासिल कुछ नहीं हुआ। और इन सब के ऊपर उन्होंने फ्रैंकलिन को वो पैसे भी नहीं लौटाए जो उन्होंने पिछली आर्मी को सप्लाई करने के लिए अपनी जेब से दिए थे। हर तरह से ये लीडरशिप का एक कंप्लीट डिजास्टर था। आखिरकार महीनों की देरी के बाद फ्रैंकलिन जुलाई 1757 में लंदन पहुंचे अपना केस पेश करने के लिए। लेकिन वहां उनका सामना एक नए और सच कहूं तो शॉकिंग चैलेंज से हुआ। वेलकम टू सेक्शन 4, शोडाउन इन लंदन। लंदन पहुंचते ही फ्रैंकलिन ने फॉरेन किंग्स काउंसिल के प्रेसिडेंट लॉर्ड ग्रैनविल से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग फिक्स कर ली, और ये एक ऐसी मीटिंग साबित हुई जिसने आगे आने वाली अमेरिकन रेवोल्यूशन की नींव रख दी। इस मीटिंग में लॉर्ड ग्रैनविल ने फ्रैंकलिन को साफ साफ कह दिया, तुम अमेरिकन्स के आइडियाज गलत हैं, कॉलोनीज के लिए कानून राजा बनाता है। जरा फ्रैंकलिन का शॉक इमेजिन कीजिए। ग्रैनविल ने कॉलोनिस्ट्स के सेल्फ गवर्नेंस के विश्वास को सीधे सीधे खारिज कर दिया और कहा कि राजा के पास उनके लिए कानून बनाने की एब्सोल्यूट पावर है। फ्रैंकलिन के लिए ये एक बिल्कुल नई और चिंताजनक बात थी। और फ्रैंकलिन की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जब उन्होंने असेंबली की शिकायतें प्रोप्राइटरीज को दी तो उन्होंने वो कागज आगे अपने वकीलों को दे दिए, और वो कागज वहां पड़े रहे पूरे 1 साल में 8 दिन कम तक। सोचिए, लगभग पूरा 1 साल कोई जवाब नहीं। कानूनी दावपेच को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन फ्रैंकलिन हार मानने वालों में से नहीं थे। अब हम इस कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं, सेक्शन 5, अ हार्ड फॉट विक्ट्री। इस बीच पेंसिल्वेनिया असेंबली ने गवर्नर डेनिस से एक टैक्स एक्ट पास करवा लिया। प्रोप्राइटरीज ने फौरन राजा से इसे वीटो करने की अपील की, जिससे एक हाई स्टेक सुनवाई शुरू हुई। प्रोप्राइटरीज का कहना था कि यह टैक्स उन्हें बर्बाद कर देगा। वहीं फ्रैंकलिन की साइड का तर्क था कि अगर ये कानून रद्द हुआ तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। और यहीं आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। सुनवाई के बीच में एक पावरफुल जज लॉर्ड मैन्सफील्ड फ्रैंकलिन को साइड में ले जाते हैं। वो फ्रैंकलिन से उनकी पर्सनल गारंटी मांगते हैं कि टैक्स आखिर ईमानदारी से लगाया जाएगा। ये एक ब्रिलियंट मूव था और फ्रैंकलिन ने फौरन इसे मान लिया। तो चलिए देखते हैं कि इस एक कदम ने जीत कैसे पक्की की। स्टेप 1, फ्रैंकलिन ने एक पर्सनल एंगेजमेंट साइन किया। स्टेप 2, संतुष्ट होकर लॉर्ड मैन्सफील्ड ने एक्ट को अप्रूवल के लिए रेकमेंड कर दिया। स्टेप 3, किंग्स काउंसिल ने टैक्स एक्ट को पास होने दिया। और स्टेप 4, कानून बन गया, लोगों के अधिकार बच गए। फ्रैंकलिन की अपनी ईमानदारी और उनकी स्मार्ट डिप्लोमेसी ने उन्हें जीत दिला दी। और ये जीत पूरी तरह से उनकी थी। टैक्स एक्ट कानून बन गया। पेंसिल्वेनिया में एक जांच ने कंफर्म किया कि टैक्स बिल्कुल परफेक्ट इक्विटी यानी फेयरनेस के साथ लगाया गया था। असेंबली ने फ्रैंकलिन को धन्यवाद का एक फॉर्मल रेजोल्यूशन भेजा और गुस्से में आए प्रोप्राइटरीज ने गवर्नर डेनी को नौकरी से निकाल दिया। तो ऑटोबायोग्राफी का ये आखिरी हिस्सा फ्रैंकलिन का अल्टीमेट एवोल्यूशन दिखाता है।
वो एक मशहूर साइंटिस्ट से एक जिद्दी और ब्रिलियंट स्टेट्समैन में बदल जाते हैं, जो अपने लोगों के हक के लिए लड़े और जीते। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि लगन और समझदारी से बड़ी मुश्किलों को भी पार किया जा सकता है।